हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था असिमेट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और असिमेट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, आज हम कोलार्ज लॉ की बात करेंगे। तो कोलार्ज लॉ क्या है? बेसिकली ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा जाता है। तो जब हम यहाँ बात करेंगे तो हम एक ग्राफ देख रहे थे, किसका? मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा, कोलार्ज लॉ, क्योंकि यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है। मतलब यहाँ पे एक तरह के कैटायन या एक तरह के आयन होंगे, मतलब एक ही एलिमेंट का रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक ही कंपाउंड का, ये एक ही मॉलिक्यूल जिसमें चार्ज भी एक ही हो। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवैलेंट कहा गया। ठीक है, यूनिवैलेंट मतलब चार्ज अगर चेंज होगा, स्टाइक्योमेट्री सेम होगी, तो इनका जो कोलार्ज लॉ है या उनकी जो क्या कह सकते हैं, जो कांस्टेंट है, कोलार्ज लॉ कांस्टेंट है बी। ठीक है, वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे ही स्टोइकियोमेट्री चेंज होगी इलेक्ट्रोलाइट की, वैसे ही बी भी चेंज होगा। तो वो आगे की बात है, करेंगे। अभी हम पहले लिख लेते हैं कि कोलार्ज लॉ है क्या एक्चुअल में। तो हेडिंग है हमारी कोलार्ज लॉ। तो ये क्या लॉ है? बेसिकली ये रिलेशन है या ग्राफ है बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन। तो कोलार्ज लॉ, this law was first to point out that, यही पहला लॉ था जिसने पॉइंट आउट किया था कि when molar conductance जब मोलर कंडक्टेंस जो होगा लेमडा इज प्लॉट किया जाएगा, लेमडा एम इज प्लॉटेड अगेंस्ट concentration, that is root c, तब क्या होगा? किस देन फॉर यूनिवैलेंट, फॉर यूनी, किसके लिए? यूनिवैलेंट के लिए देखा जाएगा, यूनिवैलेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यूनिवैलेंट मतलब एक कैटायन एक एनायन हो। ठीक है, कहाँ से? दिस लॉ वॉज फर्स्ट टू पॉइंट आउट दैट व्हेन मोलर कंडक्टेंस इज प्लॉटेड अगेंस्ट concentration for univalent from electrolyte curves, form of electrolyte curves from, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो यूनिवैलेंट था, उससे कर्व बनाया। फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, या नहीं, फ्रॉम नहीं, फॉर्म्स इलेक्ट्रोलाइट कर्व, फॉर्म्स इलेक्ट्रोलाइट कर्व मतलब एक कर्व बनाता है, ग्राफ बनाता है।
becomes linear in dilute solution, becomes, जो कर्व है वो लीनियर हो जाता है, becomes linear in dilute solution। देखिए ग्राफ देखा था लास्ट टर्न पे भी, उससे पहले भी, फिर से बता देते हैं कि हम लोगों ने इक्वेशन थी लेमडा m इज इक्वल टू लेमडा नॉट m, साथ में कांस्टेंट था माइनस a प्लस बी रूट सी था, यहाँ पे b रूट सी ले लिया, ठीक है। b ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, इसको क्या बोल देंगे, कोलार्ज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्राफ देखा था इसके बीच में लेमडा m और कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। एक ग्राफ देखा था जिसमें दो ग्राफ रिप्रेजेंट किए गए थे, एक ऐसा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक कर्व शो किया गया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो कंसंट्रेशन इधर जाने पर इंक्रीज कर रहा था और कंसंट्रेशन इधर जाने पर डिक्रीज कर रहा था। तो जब डिक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन, दैट मीन्स इट इज डाइल्यूटेड या डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो जब डाइल्यूशन हो रहा है तो ये जो कर्व है वो ऑलमोस्ट लीनियर होता चला जा रहा है। कलर चेंज करते हैं। तो ये जो कर्व है जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट लीनियर होता जाता है पैरेलल टू द लेमडा m। तो ये हमें देखने को मिला था और ये बात कोलार्ज लॉ ने पहले बताई थी, ठीक है। पॉइंट आउट उन्होंने ये किया था। तो उन्होंने केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करी थी यहाँ पे, ठीक है। फॉर यूनिवेलेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली, जो बी है। तो ठीक है, अब हम अगर रूट सी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अगर रूट सी डिक्रीज करेंगे तो ये पूरा डिक्रीज होगा, ठीक है। ये पूरा डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज करेगा, लेमडा m इंक्रीजेस। कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसको नोट कर लीजिए, एक दो लाइन और लिखानी है, फिर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन जब आयंस का होगा तब बात करेंगे। तो ये यूनिवैलेंट मतलब केटायन और एनायन, +1 केटायन प्लस -1 एनायन, एन आयन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। और अगर कंसंट्रेशन 0 हो जाता है, अगर डाइल्यूशन ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा। तब जब 0 हो जाएगा तो ये मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये पहले भी देख चुके हैं। तो मतलब ये बात समझ में आ गई होगी कि ये लॉ जो था, जब इक्वेशन कोलार्ज ने पॉइंट आउट किया था अपने लॉ के थ्रू कि जब मोलर कंडक्टेंस प्लॉट किया गया कंसंट्रेशन के अगेंस्ट फॉर यूनिवैलेंट फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कर्व बनाता है, वो डाइल्यूशन पर लीनियर हो जाता है, ठीक है। बी जो है वो कोलार्ज कांस्टेंट है, ठीक है, जो डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सारे यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे या यूनिवैलेंट कंपाउंड्स होंगे। और स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, रिलेटिव क्वांटिटीज होती हैं सब्सटेंस की। होप सो हो गया होगा, इसको रब करते हैं। बी क्या है हमारा, कोलार्ज कांस्टेंट।
ठीक है, कोलार्ज कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्री किसकी स्टोइकियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो यूनी वैलेंट होंगे। ठीक है, ठीक है, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कांस्टेंट if stoichiometry changes, B changes। अगर स्टोइकियोमेट्री चेंज होती है मतलब जो कंपाउंड का मेजर है वो चेंज होता है तो बी भी चेंज होगा। स्टोइकियोमेट्री क्या बताता है कि मतलब रिस्पेक्टिवली एलिमेंट्स कैसे यूज हुए हैं। जैसे वाटर है, वाटर में H2O है, H2 के दो एटम्स हैं, O का एक एटम है, तो इसमें ये पता चल रहा है कि इतने मॉलिक्यूल्स, ये इतने एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम NaCl की बात करें तो यहाँ +1 -1 है, तो ये यूनिवैलेंट है। ठीक है, तो अगर इसकी जगह CaCl2 आ जाएगा तो यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री है वो चेंज हो गई है। तो जब स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई है तो B की वैल्यू भी चेंज करेगी, तो वो इलेक्ट्रोलाइट के टर्म्स में हम देखेंगे। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे उसके टर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि जो इतने भी यूनिवैलेंट थे उनके रिस्पेक्ट में देखा गया था। जब डाइल्यूशन हुआ तो क्या हो गया, हमारा जो कर्व था वो लीनियर होता चला गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोलार्ज लॉ जो है वो, उसके जो आयंस का माइग्रेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर देंगे, मतलब कोलार्ज लॉ जब बात करेंगे जब डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन होगा तो आयंस हमारे फ्री टू मूव हो जाएंगे, फ्री टू मूव हो जाएंगे तो इजीली माइग्रेट कर सकते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो आप अगर 12th में हैं तो केवल ऐसे इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको समझना है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल में हैं या फिर TGT PGT का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, TGT के लिए नहीं, PGT के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यूपी टेट की सॉरी यूपी TGT की बात कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी अदर स्टेट के TGT में ये नहीं इंक्लूड होता है। यूपी TGT का सिलेबस वास्ट है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कोलार्ज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलार्ज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, जो आयंस का माइग्रेशन है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, आयंस का माइग्रेशन इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और असिमेट्रिक इफेक्ट में क्या था, उनका आयनिक एटमॉस्फेयर उनके साथ साथ जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन है तो आयन जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनके जो आयनिक एटमॉस्फेयर है इतना अट्रैक्टेड नहीं है उनके सेंट्रल आयन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ होगा। ठीक है,
कंप्लीट डिसोसिएशन, अभी मतलब जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं हुई है, अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात ही चल रही है, ठीक है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा होगा, जब वीक की बात आएगी तब बताएंगे। तो कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट हमारा 95 टू 98% डिसोसिएट कर गया है, ठीक है। और क्या कंडीशन होगी, इंटर आयनिक इफेक्ट जो होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा। तो जो आयंस हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो इंटर आयनिक, इंटर आयनिक क्या है, अट्रैक्शन या इफेक्ट, इफेक्ट वैनिशेस और डिसअपियर्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इंटर आयनिक इफेक्ट डिसअपियर्स, ठीक है। सो ईच आयन, तो यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। कंडीशन क्या है, पहला इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा होगा, इंटर आयनिक इफेक्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, जो आयन होगा तो ईच आयन, सो ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, ईच आयन, कोई भी आयन होगा वो अकेला घूम सकता है, ठीक है, विदाउट इट्स को आयन, ठीक है, विदाउट इट्स को आयन या इंडिपेंडेंटली ऑफ को आयन, ऑफ को आयन, ठीक है। अपने को आयन के साथ जरूरी नहीं है घूमे, ठीक है, आराम से घूम सकता है। और क्या करेगा, एंड कंट्रीब्यूट करेगा, जो आयन है कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब अपना पार्टिसिपेशन देगा टू द मोलर कंडक्टेंस, टू कंट्रीब्यूट टू द टोटल मोलर, मतलब जितनी भी बात हो रही मोलर कंडक्टेंस से वो वाली हेडिंग अभी भी चल रही है, ठीक है, जो असिमेट्रिक इफेक्ट के पहले बताई गई थी। तो मोलर, टोटल मोलर कंडक्टेंस, तो क्या होगा, ये जो आयन है वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे टोटल मोलर कंडक्टेंस में, ठीक है। और क्या है इसमें, टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ आ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस है उसमें, ठीक है। फिर जो मोलर कंडक्टेंस है विच इज फिक्स्ड, वो फिक्स होगा, डिपेंड करेगा किस पे, उसके खुद के नेचर में, ठीक है। तो मतलब जो इसको लिख देते हैं, मोलर कंडक्टेंस, फिर से बता देंगे, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
is fixed and depends on its, जो उसकी डिपेंडेंसी होगी वो किस पे होगी, अपने कोआयन पे होगी, ठीक है। इट्स ओन नेचर, अपने ओन नेचर पे डिपेंड करेगा। क्योंकि डाइल्यूशन हो गया है तो कोआयन से कोई रिलेशन रहेगा नहीं, ठीक है। तो अपने नेचर पे डिपेंड करेगा। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज फिक्स्ड एंड डिपेंड ऑन इट्स ओन नेचर। इसको लिख सकते हैं बट नॉट ऑन इट्स एसोसिएटेड आयन, ठीक, या कोआयन, ठीक है। तो फिर से बोल देते, कोलार्स लॉ जो है वो आयंस, कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जब आयंस की बात करेंगे कोलार्स लॉ के रिस्पेक्ट में, जब जो आयंस होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब अगर आयंस हैं अपने, अगर कैटायनिक फॉर्म में है तो कैटायनिक फॉर्म में, एनायनिक फॉर्म में है तो एनायनिक फॉर्म में, जब डाइल्यूशन किया गया तो क्या हुआ, पहले तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया, इतना डाइल्यूशन करने के बाद कंप्लीट डिसोसिएशन भी हो गया इलेक्ट्रोलाइट का। फिर इंटर आयनिक इफेक्ट, मतलब प्लस और नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया गया। तब क्या हुआ, ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, ये अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसका कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा इससे, ठीक है। जैसे आजकल ना कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं या खरीदने जाते हैं तो पहले हम अपने सोशल मीडिया पे चेक करते हैं कि हमें ये चीज़ लेनी है, तो हम इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो एड मेकर है ना, वो क्या करते हैं, ये एडवर्टीजमेंट जो करती हैं कंपनियां, वो एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं अपने कस्टमर्स को, जिनको जैसी नीड है उस हिसाब से, कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। तो वैसे ही अब यहाँ पे आयन जब डाइल्यूशन हो जाएगा तो आयंस के आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई चालाकी नहीं हो रही होगी। तो आयन जो है वो ईजिली माइग्रेट कर सकता है, ईजिली मूव कर सकता है अपने कोआयन से, ठीक है। और कंट्रीब्यूट करेगा टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, किसी भी जो मोलर कंडक्टेंस होगा इलेक्ट्रोलाइट में, टोटल मोलर कंडक्टेंस या नेट मोलर कंडक्टेंस, उस पर अपना पार्टिसिपेशन दे रहा होगा, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज फिक्स, तो हमें पता है कि मोलर कंडक्टेंस फिक्स होता है, डिपेंड करता है नेचर पे, ठीक है, उसके खुद के नेचर पे, नॉट ऑन एसोसिएटेड आयन, क्योंकि डाइल्यूशन हो चुका है तो एसोसिएटेड आयन पे वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो को आयन की बात करें या फिर आयन की बात करें, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करेंगे, डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो टोटल मोलर कंडक्टेंस होगा वो सम होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस, एसोसिएटेड आयंस का, ठीक है, जिस आयन से हमारा इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है। होप सो ये नोट हो गया होगा, तभी आगे कराएं, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस कोलार्स लॉ की जब बात करेंगे तो इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और ये आज इसको यहीं फिनिश करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आज करा देते हैं, फिर मोलर कंडक्टेंस एक्वस सॉल्यूशन, एबनॉर्मल बिहेवियर करेंगे मोलर कंडक्टेंस का, क्योंकि वो एक ही फॉर्मूले में हो जाएगा। हाँ, इसको रब करें।
तो the total molar conductance, the total molar conductance at infinite dilution, ठीक है, वो क्या होगा, is the total molar conductance of at infinite dilution of an electrolyte, किसी भी strong electrolyte का, is algebraic sum of या फिर must be equal to किसके इक्वल होगा, जो मोलर कंडक्टेंस होगा आयंस का, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस कौन से होंगे, कंपोजिंग द इलेक्ट्रोलाइट, आयंस कंपोजिंग इट या फिर इलेक्ट्रोलाइट को बनाने वाला, इतनी थ्योरी नहीं लिखनी होती है 12th में, लेकिन समझने के लिए लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर A का सफिक्स x है, B का y है, तो कैसे बना होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं XA y प्लस YB x माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। तो इनका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, तो लेमडा नॉट, क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो रहा है, AX BY इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू लेमडा नॉट ऑफ XAY प्लस लेमडा नॉट ऑफ YB x माइनस, ठीक है। इसको यहाँ लिखेंगे x और ये y। तो अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया NaCl और HCl का, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ कर लेते हैं, अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया एग्जाम्पल NaCl का प्लस HCl मिक्स किया, ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो NaCl जो होगा ना, वो मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, ठीक है। HCl की बात करेंगे H0 HCl इज इक्वल टू लेमडा नॉट H प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस, ठीक है। तो कुछ मिक्स करके कुछ भी बना दिया जाएगा, ठीक है, हमें कुछ भी फाइंड आउट करना होगा, ये इसको लिख लीजिए, इसका क्वेश्चन एक करा लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो अगर जैसे हमने NaCl लिया, CH3COONA लिया, HCl लिया, और हमको बनाना है CH3COONA, ठीक है, CH3COOH बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, एसिटिक एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है, इनको मिक्स करना है और मोलर कंडक्टेंस निकालना है, सोडियम एसिटेट लिया है, HCl लिया है, NaCl लिया है, और हमको एसिटिक एसिड बनाना है, उसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, इसको लिख लीजिए। होप सो हो गया होगा, रब करके क्वेश्चन करते हैं। कोलाज वाले इंडिपेंडेंट माइग्रेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे
हमें बनाना है डेल्टा नॉट ऑफ CH3COOH is equal to how much if lambda naught of किसका NaCl is equal to x1 and lambda naught of HCl इसको रख देते हैं x2 and lambda naught of CH3CONA is equal to x3। ठीक है, इसको सोचिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिख लेंगे। मतलब मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को Z फैक्टर से या N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा, तो या मोलर कंडक्टेंस को Z से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, बस वही फॉर्मूला समझना था यहाँ। ये क्वेश्चन आते हैं तो मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है CH3COOH का। इसका हम मोलर कंडक्टेंस लिखेंगे जैसे लैम्डा नॉट NaCl, तो ये क्या हो सकता है, लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस हो सकता है, ये x1 के बराबर है। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास लैम्डा नॉट HCl दैट इज लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस इक्वल टू x2। ठीक है, थर्ड है हमारे पास लैम्डा नॉट CH3CONA जो किस में होगा, मोलर कंडक्टेंस CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस Na प्लस दैट इज x3। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये, तो ये कहाँ से मिलेगा, ये हम करते हैं, ढूंढते हैं। एक हमको ये चाहिए और एक हमको ये चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें ये ऐड कर देना, ये माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 है, 2 है और ये 3 है, तो क्या करेंगे, एडिशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड एंड subtracted by x1 सब्सट्रैक्ट करेंगे x1 से, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट मतलब H प्लस रहना चाहिए, CH3CO माइनस रहना चाहिए, Cl हटाना, Cl अगर हम ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये क्या है, ये यहाँ है, और इसको माइनस कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो दैट इज CH3COOH इज इक्वल टू x2 प्लस x3 माइनस x1। यही होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ये नंबर्स में भी आ सकता है, वैल्यूज भी गिवन हो सकती हैं, तो ध्यान रखना। होप सो ये नोट हो गया होगा। इसको रब करते हैं।
तो कोलार्ज लॉ की थ्योरी थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो बहुत इजी है। ठीक है, कोलार्ज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर हमको मोलर कंडक्टेंस दे दिया गया है और हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो जो मोलर कंडक्टेंस है एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू जेड फैक्टर। जेड फैक्टर क्या है? जितने नंबर ऑफ चार्ज होगा किसी भी कंपाउंड, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसके ऊपर, कैटायन के ऊपर, एनायन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो। अगर हम बात कर दें एग्जांपल CaCl2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या CaCl2 कैसे ब्रेक होगा? Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो जेड फैक्टर इसका कितना हो गया? Z इज इक्वल टू 2। तो लेमडा नॉट m इज इक्वल टू 2 लेमडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2, अगर CaCl2 की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, आई बात समझ में? और अगर सारे टर्म्स लिखे जाएंगे उसमें इक्विवेलेंट में या मोलर कंडक्टेंस में, तो ये जेड फैक्टर हट जाएगा। ठीक है, ये जेड फैक्टर हट जाएगा। मतलब कहने का कि अगर हम ऐसे लिखें मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl इज इक्वल टू CaCl2 इज इक्वल टू लेमडा नॉट Na2 प्लस Ca2 प्लस Ca2 प्लस प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस 2Cl माइनस। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा चार्ज, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा चार्ज। अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। जब इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो लेमडा नॉट इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। CaCl2 ब्रेक हो रहा है 2 में, इज इक्वल टू 2 लेमडा नॉट लेमडा इक्विवेलेंट Ca2 प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन, इक्विवेलेंट ऑफ, एक मिनट इसको छोटा लिख दे, Ca2 प्लस, ठीक है, प्लस 2Cl माइनस। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैसे ही आ जाएगा। जब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो जेड फैक्टर लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। कभी कभी इस टर्म में, कभी कभी उसके टर्म में पूछ लिया जाता है, तो बस जेड फैक्टर का फर्क आ जाता है। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। कोलार्ज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पर्पज से इसका 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, मास्टर्स में हैं, TGT PGT के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो फिर उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरी बेस्ड ज़्यादा होते हैं। आपको अगर सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप इनकरेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन से हैं, वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्सेप्चुअल वाइज और थ्योरी वाइज चीज़ें आनी चाहिए। न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे इनके लिए, इनके सारे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर भी कराएंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।